नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी ममता दीदी के बिखरते स्टार खेमे की, परसीमन पर मोदी सरकार को मिलने वाली नई जीत की, और आखिर में करेंगे सवाल कि मोदी सरकार के 12 साल अमृतकाल या चुनौती। इन तमाम मुद्दों पर होगी विस्तार से बात, मगर इससे पहले वक्त है इस वक्त की हेडलाइंस का। गुजरात के राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चारों उम्मीदवार निर्विरोध जीते। कर्नाटक सीएम डीके शिव कुमार ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में लिया हिस्सा। गाजियाबाद में पोलियो वायरस मिलने से हड़कंप, 6000 घरों का सर्वे पूरा। राजस्थान राज्यसभा चुनाव बीजेपी के सतीश पुनिया, अलका गुर्जर और कांग्रेस के नीरज ढागी जीते। मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध जीते। मानसून बिहार पहुंचा, बिजली गिरने से 5 लोगों की हुई मौत। केरल में निपाह वायरस लौटा, संक्रमित वेंटिलेटर पर हॉस्पिटल स्टाफ क्वारंटीन किया गया। जर्मनी में हत्या का प्रयास कर अमेरिका भागा, कैलिफोर्निया में भारतीय नागरिक संदीप सिंह गिरफ्तार। दिल्ली में गुरु रंधावा के जिम के बाहर कई राउंड फायरिंग, लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी। शेयर बाजार फिसला, सेंसेक्स 400 अंक गिरा, निफ्टी 23,150 से नीचे। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है खबरें अब तक में। पश्चिम बंगाल की राजनीति कभी ममता बनर्जी के स्टार फॉर्मूले के लिए जानी जाती थी। फिल्मी सितारे, टीवी के लोकप्रिय चेहरे और खेल जगत के चमकते नाम, सबको चुनावी रणभूमि में उतारना उनका ब्रांड बन गया था। यही फार्मूला टीएमसी को एक दशक से अधिक समय तक बंगाल की सबसे ताकतवर पार्टी बनाता रहा। लेकिन अब वही सितारे पार्टी के सिरदर्द बन गए हैं और ममता बनर्जी के लिए आफत भी। दरअसल बीते 2 चुनावों के बाद पार्टी के भीतर बगावत की खबरों ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। खास बात यह है कि बागी सांसदों में बड़ी संख्या उन चेहरों की है जिन्हें ममता बनर्जी ने खुद राजनीति में लाकर सांसद तक पहुंचाया था। सूची में नाम हैं पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान, अभिनेत्री श्वेनी घोष, टीवी की दीदी रचना बनर्जी, अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा, सांसद शताब्दी राय, अभिनेता देव अधिकारी, जून मालिया। देखा जाए तो जब यूसुफ पठान को 2024 में ब्रह्मपुर से टिकट दिया गया था, तब इनमें से ममता के सट्टेबाज दाव की सबसे बड़ी सफलता माना था। श्वेनी घोष को युवा टीएमसी का चेहरा बनाकर जल्दी ही सांसद भेज दिया गया। रचना बनर्जी, शत्रुघ्न सिन्हा और देव अधिकारी सभी की राजनीतिक पहचान सीधे जनता की लोकप्रियता और स्टार पावर पर टिकी थी। लेकिन अब वही सितारे पार्टी के लिए चुनौती बनते दिख रहे हैं। चुनावी जीत में चमक दिखाने वाले चेहरे संकट में संगठन के साथ खड़े नहीं हैं। इनसे साबित कर दिया है कि सिर्फ लोकप्रियता और स्टारडम ने राजनीति में टिके रहना आसान नहीं है। टीएमसी के लिए सवाल यही है, क्या वही रणनीति जिसने पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, अब उसे बचाया भी जा सकता है? वही सितारे जिन पर पार्टी ने अपनी सबसे बड़ी जीत का दावा लगाया था, अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। यानी टीएमसी का स्टार मॉडल हमेशा पूरी तरह सहज नहीं रहा। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक समस्या ये है कि कई चेहरे सीधे लोकप्रियता के आधार पर राजनीति में आए, लेकिन उनका जमीनी संगठनात्मक अनुभव सीमित रहा। इसी वजह से जब पार्टी मजबूत स्थिति में रहती है तो ये मॉडल काम करता है, लेकिन दबाव या चुनौती की स्थिति में संगठनात्मक एकजुटता पर सवाल उठने लगते हैं। अब जैसे ही बंगाल की राजनीति आगे बढ़ेगी, ये तय होगा कि स्टार पावर की चमक कितनी देर तक राजनीति की असली रोशनी में बदल सकती है, क्योंकि कभी चमकते सितारे अब खुद अपनी राह तलाश रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगली रिपोर्ट की तरफ। टीएमसी और डीएमके की सियासी उथल-पुथल के बीच क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर परसीमन बिल और महिला आरक्षण विधेयक को संसद से पास कराने के बेहद करीब पहुंच गई है? राजनीतिक गलियारों में ये सबसे बड़ा सवाल गूंज रहा है। दरअसल कुछ समय पहले तक हालात बिल्कुल उल्टे थे। विधानसभा चुनावों के बीच केंद्र सरकार को संसद में बड़ा झटका लगा था। महिला आरक्षण संशोधन और परसीमन बिल लोकसभा में गिर गए थे। 298 सांसदों ने समर्थन किया था, जबकि 230 विरोध में वोट डाल दिया था। बावजूद इसके बिल पास नहीं हो सका।
विपक्ष की एकजुटता उस वक्त चर्चा में रही और कांग्रेस के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस और डीएमके की भूमिका भी बेहद अहम मानी जा रही थी। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की राजनीति में आए बड़े उलटफेर ने समीकरण ही हिलाकर रख दिया है। टीएमसी जहां अंदरूनी असंतोष और बगावत के दौर से गुजर रही है, वहीं डीएमके भी अपने भविष्य को लेकर असहज नजर आती है। सांसदों की नाराजगी और गठबंधन राजनीति की नई करवटों ने विपक्षी खेमे की एकजुटता को कमजोर कर दिया है। मगर खास बात यह है कि यही वह मौका है जहां भारतीय जनता पार्टी को नया अवसर दिख रहा है। चर्चा है कि सरकार मानसून सत्र में एक बार फिर महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को एक नए रूप में संसद में पेश कर सकती है। राजनीतिक हलकों में यह भी माना जा रहा है कि इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं। गणित बदल चुका है, समीकरण टूट चुके हैं और नई क्षेत्रीय दल अब पहले जैसी सख्त लाइन लेने की स्थिति में नहीं है। अगर पिछली बार के 298-230 वोटिंग पैटर्न पर सिर्फ कुछ दर्जन सांसद भी इधर उधर होते हैं तो पूरा नतीजा बदल सकता है। डीएम के रुख में नरमी की अटकलें भी तेज हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी किसी नए ड्राफ्ट या संशोधन प्रस्ताव का इंतजार कर रही है ताकि बीच का रास्ता निकाला जा सके। वहीं टीएमसी की अंदरूनी उथल पुथल ने उसकी राजनीति पकड़ को पहले से कमजोर कर दिया है। ऐसे में सवाल वही है, क्या बीजेपी इस बदले राजनीतिक माहौल का फायदा उठाकर अपने सबसे अहम संवैधानिक एजेंडे को इस बार संसद से पार करा पाएगी या फिर विपक्ष एक बार फिर कोई नया मोर्चा खोल देगा? तो आखिर में स्थिति यही है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अब मौका खुला है, लेकिन समीकरण अभी भी नाजुक हैं। 298-230 के पिछले वोटिंग अंतर ने दिखा दिया कि कुछ भी तय नहीं है और छोटे बदलाव पूरे खेल को पलट सकते हैं। महिला आरक्षण और परिसीमन बिल सिर्फ संवैधानिक दस्तावेज नहीं बल्कि भविष्य की राजनीतिक शक्ति का सशक्त सूचक है। इसीलिए मानसून सत्र में संसद के गलियारों की हर चाल, हर गठबंधन, हर वोट महत्वपूर्ण होगी। एक बार फिर नंबर गेम रणनीति और क्षेत्रीय राजनीति का मेल तय करेगा कि ये बिल पास होंगे या नहीं और देश भर में राजनीतिक उठापटक की कहानी आगे बढ़ेगी। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए अवसर है, लेकिन जीत की राह इतनी आसान नहीं है। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगले मुद्दे की तरफ। 12 साल का शासनकाल एक ऐसा समय जिसे मोदी सरकार अपने प्रचार में अमृतकाल के रूप में पेश कर रही है। लेकिन अगर हम इस चमक दमक भरे दावे के पर्दे के पीछे झांकें तो वास्तविक तस्वीर कुछ और भी कहती है। आम आदमी के घर की रसोई, किसानों के खेत, युवाओं की बेरोजगारी और देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की हालत इस प्रचार की चमक से काफ़ी दूर है। अगर हम मोदी सरकार के 12 सालों का निष्पक्ष मूल्यांकन करें तो साफ दिखाई देता है कि ये पूरा दौरा प्रचार बनाम हकीकत का रहा है। एक तरफ सरकारी विज्ञापनों में विकसित भारत और विश्वगुरु बनने के बड़े बड़े दावे किए गए और दूसरी तरफ धरातल पर देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक ढलान पर भी दिखे। दरअसल प्रधानमंत्री अक्सर कहते रहे कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, लेकिन IMF के आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। जैसे 2026 में भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था से खिसक कर 6वें नंबर पर पहुंच गया। रुपया अमेरिका के डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक निचले स्तर 95.31 पर आ चुका है। विदेशी निवेशकों का भरोसा लगातार घट रहा है। केवल 2026 के पहले 5 महीने में ही FPIS ने 2.1 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए। घरेलू कर्ज मार्च 2025 तक GDP का 41.3% तक पहुंच गया था। रोजगार का बेसिक केंद्र बनाने का दावा करने वाली सरकार के दौर में युवा बेरोजगारी मार्च 2026 में 15.2% तक बढ़ गई। शहरी क्षेत्र में यह आंकड़ा 18.4% तक जा पहुंचा, यानी 10 में से 4 स्नातक बेरोजगार और सिर्फ 7 को ही 1 साल के भीतर स्थायी नौकरी मिल पाती है। शिक्षा क्षेत्र में भी इसे अछूता नहीं रहा। 89 पेपर लीक, 48 दोबारा परीक्षाएं, करोड़ों युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। वहीं उज्ज्वला योजना, जिसे महिलाओं के लिए बड़ी उपलब्धि बताया गया था, आज महंगाई का बोझ बन चुकी है। LPG सिलेंडर की संख्या घटकर 9 से 4 हो गई, जबकि कीमत 410 रुपए से बढ़कर 913 रुपए हो गई है।
वहीं बात किसानों की करें तो किसानों का कर्ज 33.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। फसल बीमा योजना के नाम पर निजी कंपनियों ने करोड़ों का मुनाफा कमाया, जबकि किसानों को महीनों तक मुआवजा नहीं मिल पाया। कुल मिलाकर पिछले 12 सालों में मोदी सरकार के लिए उपलब्धियों और चुनौतियों का मिश्रण रहे। अगर केवल अमृतकाल कहा जाए तो फिर सुधार कैसे होगा? ये सच है कि कुछ क्षेत्रों में भारत ने असल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति और पहचान मजबूत की, लेकिन धरातल पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां असली सुधार और परिणाम अभी भी बाकी हैं। युवाओं की बेरोजगारी, किसानों की आय, आम आदमी की महंगाई और लोकतंत्र की स्थिरता जैसे मुद्दे अभी भी चुनौती बने हुए हैं। वहीं वो क्षेत्र हैं जहां सरकार अगर सतत और योजनाबद्ध प्रयास करे तो ये बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। इसीलिए दौर आगे सुधार और रणनीतिक कदम उठाने का अवसर भी है। अब सवाल ये है कि सरकार अपने अगले कार्यकाल में कौन से सुधारों को प्राथमिकता देगी, ताकि विकास का वायदा केवल प्रचार तक सीमित ना रह जाए बल्कि हर नागरिक तक महसूस भी हो। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की आज की खास खबरें, लेकिन इसके अलावा एक बात और करेंगे। उत्तर प्रदेश में यूपी एटीएस ने एक ऐसे खतरनाक नेटवर्क का खुलासा किया है जो सोशल मीडिया को हथियार बनाकर युवाओं को फंसाने की सुनियोजित साजिश रच रहा था। इस मॉड्यूल में पहले इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर दोस्ती और भरोसे का जाल बुना जाता था। फिर धीरे धीरे भावनात्मक दबाव, झूठे रिश्ते, पैसों के लालच और विदेश में बेहतर जिंदगी के सपनों के जरिए युवाओं को मानसिक रूप से नियंत्रित किया जाता था और इसके बाद उन्हें कट्टर सोच और संदिग्ध गतिविधियों की तरफ धकेलने की कोशिश की जाती थी। जांच में सामने आया कि ये कोई सामान्य ऑनलाइन ठगी नहीं बल्कि एक संगठित ब्रेन वॉश नेटवर्क की तरह काम करता था, जिसमें बाहर बैठे हैंडलर्स पूरी रणनीति से बातचीत को मॉनिटर और गाइड करते थे। ये खुलासा एक गंभीर चेतावनी है कि डिजिटल दुनिया में थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े खतरे का दरवाजा खोल सकती है। इसीलिए हर नागरिक के लिए ज़रूरी है कि वह अनजान संपर्कों, संदिग्ध ऑफर्स और भावनात्मक रूप से प्रभावित करने वाली ऑनलाइन बातचीत से बेहद सतर्क रहें, क्योंकि आज की लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन के अंदर भी लड़ी जा रही है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई खबरें और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।